नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के संविधान से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। पर रुकिए, ये कोई भारी भरकम कानूनी क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है, बल्कि हम एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर कागज का ये एक दस्तावेज 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के इतने विशाल और विविध देश को एक साथ कैसे रखता है। ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता। आज हम इसी जादू के पीछे के 3 बड़े राज खोलने वाले हैं। पहला, ये दस्तावेज हर नागरिक को एक तरह की सुपर पावर कैसे देता है। दूसरा, इसने सरकार नाम की एक ऐसी विशाल मशीन कैसे बनाई है जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों एक साथ हैं। और तीसरा राज, ये एक बड़े परिवार के मुखिया यानी केंद्र और समझदार बच्चों यानी राज्यों के बीच काम का बंटवारा कैसे करता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अक्सर संविधान को सिर्फ नियमों की एक मोटी किताब मानकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में यह एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का, उसके सपनों का प्रतिबिंब है। ये बताता है कि संविधान बनाने वाले कैसा भारत बनाना चाहते थे, एक ऐसा भारत जो न्याय, आजादी और बराबरी के आदर्शों पर चले। तो चलिए इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले राज से शुरू करते हैं, नागरिकों की सुपर पावर। मेरा मतलब है मौलिक अधिकार या जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये संविधान का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली विचार है। संविधान ये नहीं कहता कि सरकार आपको अधिकार दे रही है, बल्कि ये कहता है कि ये अधिकार आपके हैं और सरकार उन्हें छीन नहीं सकती। जैसे कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म या जाति का हो, कानून सबके लिए एक है। यह हमारे समाज की नींव है। और इसमें बोलने की आजादी भी शामिल है, जिसे संविधान की भाषा में वाक स्वतंत्र कहते हैं। ये वो अधिकार है जो हमें और आपको सरकार की नीतियों की आलोचना करने या अपनी बात खुलकर रखने की हिम्मत देता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प संतुलन है। ये आजादी असीमित नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो या मान लीजिए किसी की मानहानि हो। तो अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। इसी तरह शोषण के खिलाफ अधिकार भी है, जो कहता है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर भी कितना जोर देता है। तो ये तो हुए वो अधिकार जो हमें कानूनी तौर पर मिले हैं, लेकिन मैंने सुना है कि संविधान में सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट भी है। कुछ ऐसे लक्ष्य जो उसे हासिल करने हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हें कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जी, आप इन्हें एक तरह से संविधान का न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन समझ सकते हैं। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, ये वो बड़े बड़े लक्ष्य हैं जो संविधान सरकार को देता है। जैसे सबको अच्छी सेहत देना, पर्यावरण की रक्षा करना या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। मतलब अगर सरकार ये लक्ष्य पूरे ना कर पाए तो हम उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। सही समझे। आप किसी को उसके रेजोल्यूशन पूरे ना करने पर कोर्ट तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ, उम्मीद यही की जाती है कि वो उस दिशा में काम करे। तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकार एक प्रॉमिस यानी वादा है जो टूटने पर आप अदालत जा सकते हैं, जबकि निदेशक तत्व एक एस्पिरेशन यानी आकांक्षा है जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। वाह, तो एक तरफ नागरिकों को पक्के वादे दिए गए हैं और दूसरी तरफ सरकार को ऊंचे लक्ष्य। ये संतुलन ही शायद इस दस्तावेज को इतना खास बनाता है। तो ये अधिकार और लक्ष्य तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कौन करेगा। यहीं पर शायद हमारा दूसरा राज खुलता है, सरकार की विशाल मशीनरी। हाँ, अब हम उस सिस्टम की बात करते हैं जिसे संविधान ने बनाया है। आप इसे कार की तरह सोच सकते हैं जिसके 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कार को चलाती है। दूसरा है लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो तय करती है कि कार किस रास्ते पर जाएगी, मतलब कानून बनाती है। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो ये देखती है कि कार नियमों के हिसाब से चल रही है या नहीं। चलिए पहले ड्राइवर की सीट पर बैठे लोगों की बात करते हैं, कार्यपालिका की। इसमें सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि असली पावर उनके पास नहीं होती। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के प्रतीक, लेकिन वे नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है।
संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह पर काम करेंगे। अच्छा, तो एक तरह से राष्ट्रपति गाड़ी के सम्मानित मालिक हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील प्रधानमंत्री के हाथ में है। और इस टीम में एक और अहम खिलाड़ी होता है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। हाँ, आप उन्हें सरकार का सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकार जो भी कर रही है वो कानूनी तौर पे सही हो, और जरूरत पड़ने पर वे अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार जो देश चलाती है। अब उन पर आते हैं जो कानून बनाते हैं, हमारी संसद। इसके दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें क्या फर्क है? लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहते हैं। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ये सुनिश्चित करती है कि कानून बनाते समय राज्यों की आवाज भी सुनी जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सदन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले ही कोई कानून पास नहीं कर सकता। उसे दूसरे सदन की सहमति लेनी ही पड़ेगी। ये तो एक तरह का सेफ्टी चेक हुआ। बिल्कुल सही। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोई भी कानून तब तक नहीं बनता जब तक उसे दोनों सदनों की मंजूरी और फिर राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे ना बन जाए। तो हमने ड्राइवर यानी कार्यपालिका और रास्ता तय करने वालों यानी विधायिका को समझ लिया। अब आते हैं उस रेफरी पर जो नजर रखता है कि सब नियम से हो रहा है, न्यायपालिका। और इसके शिखर पर है हमारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। उसका काम ये देखना है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, और यहाँ संविधान ने उसे एक बहुत ही अनोखी शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से देश के किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। और मैंने सुना है कि वो अपने ही फैसले को बदल सकता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। संविधान का एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को दोबारा जांचने यानी रिव्यू करने की शक्ति देता है। अच्छा, सोचिए, इसका मतलब है कि संविधान बनाने वालों ने यह माना कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी गलती कर सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं संस्थागत विनम्रता, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमिलिटी, जो कहती है कि हमसे भी भूल हो सकती है और हम इसे सुधारेंगे। यही चीज इसे एक महज संस्था से एक जीवंत और विकसित होती हुई संस्था बनाती है। ये तो सचमुच अद्भुत है। तो ये पूरी मशीनरी केंद्र में काम करती है। लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, तो दिल्ली में बैठी सरकार तमिलनाडु या नागालैंड के किसी गांव की जरूरतें कैसे समझ सकती है? संविधान इस पावर शेयरिंग पजल को कैसे हल करता है? ये भारतीय संविधान की आत्मा से जुड़ा सवाल है, और यही हमारा तीसरा राज खुलता है। इसका जवाब एक शब्द में है, संघवाद यानी फेडरलिज्म। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक गिव एंड टेक वाला सिस्टम बनाया। आप इसे एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह सोच सकते हैं। एक संयुक्त परिवार? ये दिलचस्प है। कैसे? सोचिए, परिवार का मुखिया यानी केंद्र सरकार घर के बड़े और जरूरी फैसले लेता है, जैसे घर की सुरक्षा, पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था, दूसरे परिवारों से रिश्ते। ये वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। इसे संघ सूची या यूनियन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये समझ आया। और राज्यों की क्या भूमिका है? अब परिवार के अंदर जो अलग अलग सदस्य या छोटे परिवार मतलब राज्य सरकारें हैं, उन्हें अपने अपने कमरों को संवारने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले लेने की आजादी है। जैसे स्थानीय पुलिस व्यवस्था कैसी होगी, खेती किसानी के नियम क्या होंगे, सफाई कैसे होगी। इन पर सामान्यतः राज्य ही कानून बनाते हैं। इसे राज्य सूची या स्टेट लिस्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे भी तो होंगे जिन पर दोनों की राय जरूरी हो? बिल्कुल, जैसे बच्चों की शिक्षा या परिवार में शादी ब्याह के नियम। ये ऐसे विषय हैं जिन पर मुखिया और दूसरे सदस्य दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। संविधान में इसे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन टकराव की स्थिति में? हाँ, अगर दोनों के बनाए कानूनों में कोई टकराव हो तो बात परिवार के मुखिया यानी केंद्र की ही मानी जाएगी। वाह, शक्तियों के बंटवारे का ये तरीका तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। ये सहयोग भी देता है और अंतिम निर्णय की शक्ति भी तय करता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम तो मतलब सामान्य समय के लिए है।
क्या संविधान ने असामान्य परिस्थितियों के बारे में भी सोचा है? मतलब जब कोई संकट आ जाए तो क्या कोई इमरजेंसी बटन भी है? हाँ, संविधान सिर्फ अच्छे मौसम का साथी नहीं है, वो तूफान के लिए भी तैयार है। संविधान का एक हिस्सा आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश में गंभीर वित्तीय संकट जैसी स्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और आपातकाल के दौरान क्या होता है? आपातकाल के दौरान देश की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में अब बदल जाती है, यानी सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बात यह है कि इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये तो थोड़ा डरावना लगता है, हमारे सुपर पावर्स को अस्थायी रूप से छीन लेना। बिल्कुल, इसे संविधान का एक सेफ्टी वॉल माना जाता है, जिसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, इस शक्ति के उपयोग पर हमेशा गहरी बहस होती रही है कि इसका इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में होना चाहिए। इसी तरह मैंने सुना है कि संविधान कुछ खास इलाकों के लिए भी विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ऐसा क्यों? संविधान निर्माता जानते थे कि एक नाप सब पर फिट नहीं होता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अनूठी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जरूरतें हैं। ये विशेष प्रावधान उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं ताकि देश की विविधता का सम्मान हो सके। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक सूखी किताब नहीं है। ये एक जटिल, जीवंत और गतिशील ढांचा है जो एक व्यक्ति के अधिकार, सरकार के कर्तव्य और केंद्र राज्य के रिश्तों के बीच एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत संतुलन बनाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकों को ताकत देता है, सरकारों को रास्ता दिखाता है और इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका लचीलापन और वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता ही है। और यहीं पर हमारे लिए एक अंतिम विचार भी छिपा है। यह स्रोत दस्तावेज, संविधान और उसमें हुए कई संशोधनों का एक स्नैपशॉट है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी बुनियादी दस्तावेज के लगातार विकसित होने का आखिर मतलब क्या होता है। एक समाज ये कैसे तय करता है कि उसके कौन से सिद्धांत स्थायी हैं जिन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए और किन नियमों को समय की जरूरतों के साथ बदलने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को अपने लिए खोजना पड़ता है।